स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 हिंदी ए का जो आपका एग्ज़ाम जो है 15 जून को लिया जाएगा। उसका आज हम लोग जो मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए इस वीडियो को हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिए क्योंकि हर एक प्रश्न आपका एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और आपका सबसे पहले जो हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि 15 जो जून से स्टार्ट होगा। 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम रहेगा जो आपका टर्म 2 का है क्लास 9 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको जो खंड का में है अपठित बोध है जो आपका 6 मार्क्स का यानी जो आपका 3 क्वेश्चन इसमें पूछेगा जिसमें आपको जो 6 नंबर दिया जाएगा। तो इसको देखिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, उसके बाद हम लोग पैसेज में चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका जो इसमें का पहला प्रश्न पूछता है कि देखिए कि निम्न शब्दों के एक एक परिभाषित शब्द लिखिए। तो आसमान का पूछा है, आसमान का परिभाषित शब्द क्या होगा और आपका विश्व का जो परिभाषित शब्द क्या होगा। तो आपका आसमान का जो परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा और विश्व का परिभाषित शब्द बताना है। तो सबसे पहले आसमान का जो आपका परिभाषित शब्द हो जाएगा आकाश। आकाश आपका जो आसमान का परिभाषित शब्द हो जाएगा, इसको नोट करिए कॉपी पर। और उसका बाद देखिए आपका जो विश्व का परिभाषित शब्द हो जाएगा दुनिया। ठीक है, दुनिया आपका जो विश्व का परिभाषित शब्द हो जाएगा, इसको नोट करिए। उसके बाद देखिए 2 नंबर का प्रश्न पूछता है आपका कि उपयुक्त पद्यांश के लिए एक उपयोग शीर्षक दे। मतलब जो आपका जो पैसेज दिया है उसका जो आपको जो है शीर्षक देना है। तो देखिए आपको इस पैसेज में जहाँ भी लिखा है लास्ट में आपको जहाँ भी जो भी पैसेज में लास्ट में जो भी लिखता है वही आपका जो उसका शीर्षक माना जाता है। देखिए यहाँ पर जंग ना होने देना और जंग ना होने देना और आगे भी 2 बार लिखा गया, यानी जो 2 से 4 बार जो रिपीट होता है वही आपका जो उपयोग शीर्षक के रूप में दिया जाता है। तो उपयोग गद्यांश के जो है एक उपयोग शीर्षक कौन है, तो जंग ना होने देना, यही आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। और 3 नंबर आपका पूछता कि हम सभी जो किसके साधक है, तो इसको हम लोग पैसेज में देखते हैं। तो देखिए हम सभी जो है किसके साधक है, तो देखिए विश्व शांति के हम सब जो है साधक है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा विश्व शांति के हम सब साधक है, यही आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उसके बाद देखिए आपका जो खंड खा जो आपका स्टार्ट हो गया, जो आपका पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछेगा इसमें। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, सभी को अच्छी तरह से देखिएगा और सभी को समझिए और एग्ज़ाम में गर्दा मचा कर आइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो देखिए प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, 4 प्रश्नों को आपका उत्तर देना है जो कि आपका जो 12 नंबर का रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न में आपको जो 3 नंबर दिया जाएगा। तो प्रश्न आपका पूछता है कि मेघ आए शीर्षक कविता में जो प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं का जो वर्णन कवि ने किया है उनका उल्लेख करें। तो उनका उल्लेख हम लोग करते हैं और आप भी करिए और कॉपी पर इसको नोट करिए, समझिए भी। तो देखिए आपका जो उत्तर हो जाएगा कि मेघ के आने पर जो हवा तेज चलने लगती है, तेज हवा से जो है पेड़ झूमने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने बंद होने लगती है, लताएं डोलने लगती है, नदी में हलचल होने लगती है, तालाब में भी जो उथल पुथल होने लगते हैं और इसके अलावा आसमान में जो बिजली चमकने लगती है। देखिए जो आपका मेघ आए से ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें जो मेघ आए जो आपका जो है किससे तुलना किया है, तो एक दामाद से तुलना किया गया है। ठीक है, तो दामाद आने पर कैसे दरवाज़ा और खिड़कियाँ जो खुलने बंद होने लगते हैं, उसी प्रकार जब मेघ आता है, जब यानी बादल आता है, तो आपस के जो खिड़कियाँ और दरवाजे जो खुलने बंद लगते हैं हवा के कारण, और जो लताएं डोलने लगती है, नदी में हलचल मचलने लगती है और तालाब में भी जो है उथल पुथल होने लगता है। यानी जो मेघ आए किसका तुलना में किया गया, तो एक दामाद के रूप में तुलना किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो ख नंबर का प्रश्न पूछता है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। मतलब जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो कोयल से जो क्यों जल रहे थे, तो उत्तर हो जाएगा कि कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण कोयल की स्वतंत्रता से है। वह आकाश में जो स्वतंत्रता में जो उड़ान भर रही है और कभी जेल की काल कोठरी में बंद है, कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर जो कवि जो है कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है जिसके लिए जो है उसे दंड भी मिल सकता है।
मतलब जो कभी जो है कोयल से इसलिए जलते थे क्योंकि कभी जो है स्वतंत्रता आकाश में उड़ रही है, हलचल मचा रही है, अपना गाना गा रही है, लेकिन कभी जो माखनलाल चतुर्वेदी है ना ही हंस सकते हैं ना ही रो सकते हैं, क्योंकि वो हंसते या रोते हो तो उन्हें दंड मिला जाता है। इसीलिए कभी माखनलाल चतुर्वेदी जो कोयल से ईर्ष्या कर रहे थे। और उसके बाद देखिए आपका जो ग नंबर का प्रश्न पूछता है कि बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी जो विशेषता को आप अपनाना चाहेंगे और क्यों। तो देखिए बालिका जो मैना के चरित्र की निम्नलिखित विशेषता हम जो अपनाना चाहेंगे। पहला, पितृधरोहर और देश प्रेम की भावना, निर्भय तथा आत्म बलिदान की भावना। वह एक साहसी तथा वह चतुर बालिका थी और भावुकता और तर्कशीलता। मतलब जो आपका जो नाना साहेब पुत्री जो मैना को भस्म कर दिया गया, वहाँ से ये प्रश्न पूछा गया कि मैना के जो आपको कौन सी जो विशेषता अच्छी लगती है और किस विशेषता को आप जो अपनाना चाहोगे। तो ये 4 विशेषता यहाँ पर लिखा गया, तो 4 को आप नोट करिए, कॉपी पर याद करिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपका जो घ नंबर की ओर। तो घ नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि लेखिका महादेवी वर्मा ने जो अपने माँ के व्यक्तित्व के किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषता का उल्लेख किया है। पहला, उन्हें जो हिंदी तथा संस्कृति का अच्छा ज्ञान था। वे धार्मिक स्वभाव की महिलाएं थी। वे पूजा पाठ किया करती थी तथा जो है ईश्वर की आस्था रखती थी। लेखिका जो है लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी। वह जो है लिखा भी करती थी, यानी जो लिख पढ़ सकती थी। वह हिंदी तथा संस्कृति का अच्छा ज्ञान था उन्हें। वे धार्मिक स्वभाव के भी थी और पूजा पाठ के लिए ईश्वर की जो आस्था भी रखती थी। कौन? लेखिका की जो है माँ। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि ब्रजभूमि के जो प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में जो अभिव्यक्त हुआ है। मतलब जो रसखान और सबिया से ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि किस प्रकार जो है रसखान जो है ब्रजभूमि के जो कवि का नाम था, रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए उत्तर आपका हो जाएगा कि देखिए कि कवि जो है ब्रजभूमि को गहरा प्रेम है, वह इस जन्म में ही नहीं बल्कि अगले जन्म में ब्रजभूमि का वासी बनना रहना चाहता है। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहता है। मतलब जो कवि आपका जो रसखान जी है वो कृष्ण भगवान से इतना प्रेम लगाव था उनको कि वो किसी भी जन्म में कहाँ रहें तो वह ब्रजभूमि में ही रहें, या उसका जन्म गाय में हो या ग्वाला में हो या पक्षी में हो या पत्थर में हो, जहाँ जहाँ मतलब जो कृष्ण भगवान जो स्पर्श किए थे वहाँ वहाँ उनका जो जन्म का मतलब जो है मांग कर रहा है। मतलब जो अगले जन्म में मैं ब्रजभूमि के ही इन पावन धरती पर हूँ। उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट प्रश्न पूछता है कि लेखिका महादेवी वर्मा के छात्रावास के परिवेश की चर्चा अपने शब्दों में करे। तो अपने शब्दों में करना, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा कि जो आपका लेखिका को छात्रावास में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों की लड़कियां रहती थी। इनमें मराठी, हिंदू, अवधी, बुंदेली आदि अनेक भाषाएं बोलने वाली लड़कियां थी। इस प्रकार से धर्म और भाषा का भेदभाव होते हुए पढ़ाई में कोई कठिनाई नहीं आती थी। सब हिंदी में पढ़ती थी, उन्हें उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में वे जो है अपने ही भाषा में जो बातचीत जो करते थे सब में परस्पर बहुत प्रेम भाव था। यही जो लेखिका के छात्रावास यानी जो स्कूल में ऐसा किया जाता था। मतलब स्कूल में कोई कॉलेज में कोई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के लोग वहाँ रहते थे, जिसमें मराठी, हिंदू और अवधी बहुत सारे भाषाओं बोलने वाले भी रहते थे। देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का जो है उत्तर देना, ठीक है, जो कि आपका 6 नंबर का रहेगा। तो पहला प्रश्न आपका पूछता है कि माटी वाली के जो पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था। तो उत्तर हम लोग देखेंगे। तो देखिए माटी वाली अपने जो आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। अपना तथा बुढ़े का पेट पालना ही उनके जो है सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जाना, दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका जो सारा समय बीता जाता था। अपने इस दिनचर्या को वह नियमित मानकर चले जा रही थी। ऐसे में जो माटी वाली के पास जो है बुरे भाग और अच्छे भाग के बारे में सोचने में समय नहीं था। मतलब जो माटी वाली जो
बहुत गरीब महिलाएं थी जो कि सबके घर में जो है चुल्हाई लिपोतराई का जो काम करती थी, माटा खाने से मट्टी लाकर। और उनके जो एक पति थे जो कि बूढ़ा थे और जो बहुत दिनों से बीमार भी थे, तो अपने गरीबी को देखते हुए, अपने आर्थिक स्थिति को देखते हुए ना वो बुरा भाग को सोची या ना वो अच्छे भाग को सोच पा रही थी, यही कारण था। ठीक है, उसका बाद देखिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो आपका खा नंबर का प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी से कि शीर्षक एकांकी की कथा एकांकी में कथा वस्तु के आधार पर आप किसे मुख्य पात्र मानते और क्यों। तो देखिए कथा वस्तु के आधार पर जो है हमें उमा इस एकांकी के मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी ही जो उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सरी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं। उसका सशक्त व्यक्तिगत सारे पत्रों में भारी पड़ता हुआ जो दिखाई देता है। यही जो उमा को जो रीढ़ की हड्डी में उमा को शीर्षक एकांकी कथा वस्तु पर माना जाता मुख्य पात्र है। उसके बाद देखिए आपका जो गा नंबर का प्रश्न पूछता है कि माटी वाली का जो रोटियां का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को जो प्रकट करता है। तो माटी वाली का जो रोटियां का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकताओं की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं काम जो कमा पाती थी जिससे वह अपने परिवार और जो है अपने बूढ़े पति का जो है पेट भर सके। मतलब जो माटी वाले जो बहुत गरीब घर की थी और उनके जो बोले कि उनके जो पति से जो कि बूढ़ा थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे। वो अपने पेट के लिए जो है बहुत ही करीब मेहनत करती थी, जो कि माटा खाने से माटी लाकर लोगों के घर में लिपाई और पुताई के काम करते थे। इसी प्रकार जो माटी वाली को रोटियों का हिसाब लगाना उनकी गरीबी को दर्शाता है। देखिए उसका बाद जो आपका खंड जो गा स्टार्ट है जो की रचना है। तो प्रश्न 6 में आपका जो पूछता है कि 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। तो सबसे पहले हेडिंग में क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय, अपने नाम स्कूल का लिख लेना। महोदय के बाद क्या लिखना, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है महोदय, उसके बाद लिखना है कि सभी ने निवेदन यह है कि पिछले 2 दिनों से जो मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है और जो डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे जो है प्रार्थना है कि दिनांक जो आपको अगर आप जिस भी दिन लिखते तो वहाँ पर आप यहाँ का दिनांक दे दीजिएगा और 4 दिनों तक का जो है डेट इसमें रखिएगा तक मुझे जो है अवकाश जो प्रदान करने का कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजीव प्रधान लिखा, अपने नाम लिखिएगा, कक्षा का नाम लिख लीजिएगा जो कि आप 9 में पढ़ते हैं। ठीक है, अपना 9 यानी 9 क्लास का जो अपना कक्षा लिखना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए अथवा में दिया है कि अपनी छोटी बहन के जो है समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग जो उत्तर देखेंगे कि देखिए कैसे लिखागा। सबसे पहले आपको जो है एड्रेस लिखना है अपने घर का और आपको जिस भी दिन इस जो है पत्र को लिखते हैं उस दिन का जो आपको डेट लिखना है। उसके बाद लिखिए आपको जो है प्रिय बहन निशा, अपने छोटे बहन को लिखना, मैं यहाँ जो है ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी जो वहाँ कुशल होगी। एक लड़की को पत्र लिखा, मुझे तुम्हारे 6 की जो परीक्षा के परिणाम के बारे में पता चला जिसमें तुम्हारे अंक बहुत कम आए। अब तुम्हारी वार्षिक परीक्षा भी आने वाली, इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि हमेशा की तरह पढ़ाई को कल पर जो मत छोड़ो, समय के महत्व को समझो और खूब मेहनत करो, अन्यथा तुम जो पछताना पड़ सकता है। माँ पिताजी को जो मेरा नमस्कार कहना। मतलब देखिए जो इसमें समय का जो है सदुपयोग करने के लिए नहीं कहा गया है। जो एक बहन है राधा नाम की जो है अपनी छोटी बहन निशा से कहती है कि जो तुम 6 परीक्षा में जो है परिणामों में पता चला जिसमें तुम्हारे जो 6 यानी जो आपका जो दिसंबर में जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें उनका जो एग्ज़ाम में कम अंक आया, जिसके कारण उनके दीदी ने यह बोली कि तुम जो है पढ़ाई को कल पर मत छोड़ो, यानी मैं कल पढ़ लूँगा। फिर कल आए तो फिर बोलेगी कि मैं कल पढ़ लूँगा। तो ऐसा मत करो और समय का महत्व को समझो, खूब मेहनत करो, अन्यथा तुम जो पछताओगी अगर आप भी ऐसा करते हो। तो टर्म 2 का एग्ज़ाम के लिए अच्छी से तैयारी करिए और गर्दा मचाइए एग्ज़ाम में सभी सब्जेक्ट में। तो देखिए तुम्हारी बहन राधा, आप अपना जो है अगर आप भाई लिखते तो भाई अपना, मतलब जो लड़का लिखते तो लड़का का नाम लिखना अपना। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 में पूछता है कि दिए गए संकेत विधियों के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखा है। शब्द 150 में जो कि 6 नंबर का है। तो पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या, संकेत बिंदु क्या अर्थ, प्रदूषण का प्रकार, प्रदूषण के कारण, सुधार के उपाय, उपसंहार।
तो देखिए सबसे पहले अर्थ देखेंगे पर्यावरण के जो है किसी भी घटक में होने वाले खराब परिवर्तन जिससे से जीव जगत पर जो बुरा प्रभाव जो है पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण प्रदूषण में जो मानव की विकास, प्राकृतिक औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण आदि का जो महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदूषण का प्रकार हम लोग देखेंगे तो प्रदूषण का प्रकार है पर्यावरणीय घटकों के आधार पर पर्यावरण प्रदूषण को भी जो मृदा, वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण आदि में बांटा गया है। पर्यावरण प्रदूषण का जो कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण प्राकृतिक संतुलन का जो तेजी से बिगड़ना जाना, इसके मूल में जो है मनुष्य के स्वार्थपूर्ण गतिविधियां, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन और दुरुपयोग करने लगा। इस सारा प्राकृतिक तंत्र जो है खराब हो गया। इससे वैश्विक उष्मीकरण का खतरा बढ़ गया। अब तो प्रदूषण का हाल यह है कि शहरों में जो है सर्दी की ऋतु इतनी छोटी हो गई कि होती जा रही कि जिसके कारण यह अब आएगी या कब गई इसका कोई पता नहीं चले। यानी शरद ऋतु जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है धीरे धीरे उसका जो है लम्हा जो है ख़त्म होते जा रहा है। कब आ रहा है कब जा रहा है को अगले दिनों में पता नहीं होगा। तो इसलिए पर्यावरण प्रदूषण को आप बचाए करने से सुधार के उपाय इसका देखेंगे। प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले पेड़ों को काटने से बचाना तथा अधिकाधिक पेड़ लगाने। कल कारखानों की चिमनियों को इतना ऊंचा उठाया जाना चाहिए कि इनकी जो है दूषित हवा ऊपर निकल जाए। इनके कचरों को जल स्रोत में मिलाने से रोकने पर भरपूर प्रबंध किया जाना चाहिए। घर के अवशिष्ट पदार्थों तथा पेड़ों के सूखा पत्तियों का उपयोग खाद बनाने में किया जाना चाहिए। मतलब जो भी आपको खराब सामान है, चिमकिया ये सब, तो उसको जो ऊपर निकाल दीजिए, जिसके कारण जो है उसका जो दूषित हवा जो ऊपर निकल जाएगा और आपके पास जितना भी जो सूखा पत्तियाँ भोजन है वो सभी से आप खाद बनाइए ताकि आपको जो खेत में भी काम आए और जो पर्यावरण प्रदूषण भी ना फैले। और उसके बाद देखिए उपसंहार में देखेंगे प्रदूषण की समस्या। उसके बाद देखिए आपका उपसंहार में देखेंगे कि प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी एवं जानलेवा समस्या है। इसे जो रोकने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के अलावा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। आइए इसे रोकने के लिए हम सब भी अपना योगदान दें। तो ये इसी प्रकार जो आपका पर्यावरण प्रदूषण का जो है ख़त्म हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा में कंप्यूटर एक वरदान है, जो कि इसमें आपको जो 3 पूछा, ठीक है, तो 3 में से आपको एक ही का उत्तर दें, तो एक का उत्तर हम लोग दे दिए। तो उसके बाद देखिए और है स्वच्छता का महत्व, तो इसको भी नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन हम लोग एक का नंबर दे दिया, यानी एक हम लोग दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आपका जो 5 नंबर का प्रश्न पूछता है क्या कि 5 नंबर में इसमें 5 नंबर आपको दिया जाएगा। तो क्या प्रश्न पूछता है कि कोरोना महामारी के विषय में 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखे। तो राजू, तो उत्तर क्या हुआ? तो राजू और दीपक 2 मित्रों का नाम है। राजू बोलता सुप्रभात मित्र कैसे हो। देखिए अगर संवाद वाला अगर एक भी आपका एग्ज़ाम में आएगा तो जरूर संवाद वाला जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, जिसमें आपको जो है चिन्ह का याद रखना, यानी ये जो आपका चिन्ह दिया गया है और इसमें जो जितना कोमा उमा दे रहा है तो सभी को याद रखना है, क्योंकि आपको सबसे पहले संवाद में यही सब दिखता है। ठीक है, तो सुप्रभात मित्र कैसे हो। तो दीपक बोलता है मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। राजू ठीक हो परंतु आजकल पढ़ाई को लेकर चिंतित हो। दीपक हाँ दोस्तों, हम कोरोना महामारी का हमारी शिक्षा को जो बहुत प्रभावित किया है। राजू बोलता है पढ़ाई के साथ साथ जो है रोजमर्रा की ज़िंदगी भी प्रभावित है। दीपक बोलता है हाँ दोस्त, कोरोना जो मरीजों की संख्या को बढ़ाती जा रही है, ऐसे में लॉकडाउन खुलने की उम्मीद नहीं है। राजू बोलता है ऑनलाइन पढ़ाई तो कर रहे हैं। दीपक हाँ, परंतु स्कूल में जो है पढ़ने की बात ही कुछ अलग है। राजू हाँ मित्र, जो राजू बोलता है हाँ मित्र ये तो तुम सही कह रहे हो। दीपक ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी महामारी देश से ख़त्म हो जाए और जिससे आम जिंदगी फिर से जैसे हो जाए। मतलब जो है आपको कोरोना के समय जो बहुत तकलीफ झेलनी पड़ी, ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ी, जिसके कारण जो आपको ऑफलाइन में जितना समझ में आता था उतना ऑनलाइन में आपको जो है समझ में नहीं आए। तो इसी प्रकार जो आपका जो है यहाँ पर आपको जो है कुल मिलाकर जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का इस वीडियो में आपको कराया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट था, आपके एग्ज़ाम के लिए क्या था तो बहुत इम्पोर्टेंट था। और आपको इस वीडियो का जितना भी प्रश्न बताया सभी को अच्छी तरह से देखिएगा, कॉपी पर नोट करिएगा
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।